नमस्कार साथियों। तो ये हमारा 5th लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये एक नया आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो कि कीटामिन और उसके हाइपोटेंशन के रिस्क के बारे में है। जैसा कि आप लोग अब तक पढ़ चुके होंगे, कीटामिन एक जो है एनेस्थेटिक सब्सटेंस है, एनेस्थेटिक ड्रग है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के लिए। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कीटामिन का सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट होता है हाइपोटेंशन। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो जिन पेशेंट्स के अंदर ऑलरेडी कैटेकोलामिन्स डिप्लीटेड हैं, यानी सेप्सिस के जैसे पेशेंट्स हैं और उनके अंदर रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन करना है, तो सेप्सिस के पेशेंट में यूजुअली हाइपरटेंशन के चांसेस वैसे भी ज़्यादा होते हैं, कैटेकोलामिन्स का लेवल कम होता है, सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स उनके अंदर बहुत ब्लंटेड होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जब कीटामिन यूज़ किया जाता है फॉर इंट्यूबेशन, ड्यूरिंग इंट्यूबेशन, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के लिए, तो वहाँ पे हाइपरटेंशन के रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो फिर कौन सा हमारे पास में अल्टरनेटिव है? तो इन्होंने हेड टू हेड ट्रायल किया था कीटामिन और इटोमिडेट पे। तो ये देखा गया है कि इटोमिडेट इज़ मोर सेफ फॉर रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन इन एडल्ट्स विद शॉक। और इन केस आपके पास में इटोमिडेट नहीं है, देन यू कैन यूज़ कीटामिन। तो यदि आपके पास डायरेक्ट के क्वेश्चन आता है कि विच वन इज़ बेटर ऑप्शन, तो इटोमिडेट आपको आंसर करना है, और यदि इटोमिडेट ऑप्शन में नहीं है देन आपको कीटामिन आंसर करना है। यदि ये पूछा जाता है कि जो शॉक के पेशेंट्स हैं उनके अंदर रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन या इंट्यूबेशन करने के लिए क्या चीज़ यूज़ आप करेंगे। देन एक बहुत अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ था, सिग्निफिकेंस ऑफ एटिपिकल ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स। देखिए, हमारे जितने भी ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक के पेशेंट्स होते हैं उनको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। एक तो होता है टिपिकल टीआईए और एक होता है एटिपिकल टीआईए। टिपिकल टीआईए हम जब बोलते हैं जब पेशेंट हमारे पास में कोई भी पर्टिकुलर मोटर सिम्टम लेके आया है, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट लेके आया है, राइट हेमीपैरेसिस, लेफ्ट हेमीपैरेसिस, डिस्फेजिया, एफेजिया, फेशियल पैरालिसिस अलोंग विद हेमीपैरेसिस। तो यदि इस तरह के टिपिकल सिम्टम लेके आया है देन वी कॉल इज एज टिपिकल टीआईए। एटिपिकल टीआईए हम लोग कब बोलते हैं? जब पेशेंट आपके पास में अनयूजुअल प्रेजेंटेशन लेके आया है, जैसे आइसोलेटेड एटेक्सिया लेके आया है पेशेंट आपके पास में, या फिर डिप्लोपिया लेके आया है पेशेंट, या फिर डिसआर्थरिया लेके आया है, वर्टाइगो लेके आया है, या केवल पेशेंट को सेंसरी सिम्टम लेके आया है। तो अब तक जो एक कंसेंसस था वो क्या था कि जब पेशेंट आपके पास में टिपिकल टीआईए लेके आया है तो उसको फ्यूचर रिस्क ऑफ सीवीए ज़्यादा है बजाय एटिपिकल टीआईए के। बट ऐसा नहीं है। इस स्टडी के अंदर ये पाया गया है कि चाहे पेशेंट आपके पास में टिपिकल टीआईए लेके आया हो या एटिपिकल टीआईए लेके आया हो, फ्यूचर रिस्क स्ट्रोक का, सीवीए का आफ्टर 90 डेज दोनों कंडीशन में सिमिलर था। इसलिए और दोनों ग्रुप के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन के या आर्टीरियल स्टेनोसिस के चांसेस बराबर पाए गए। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है, इस स्टडी के बाद में ये रिकमेंडेशन है कि चाहे पेशेंट आपके पास में टिपिकल टीआईए लेकर आए या एटिपिकल टीआईए लेकर आए, आपको विदिन 24 आवर कंप्लीट इवेल्युएशन करना है पेशेंट का और इंटरवेंशन करना है, ताकि फ्यूचर रिस्क आपका कम रहे। स्ट्रोक का फ्यूचर रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए आपको कम्प्लीटली पेशेंट को इवेल्युएट करना है, चाहे टीआईए किस तरह का भी हो, टिपिकल हो या एटिपिकल हो। देन ये एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और उसका आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर ऐसे पेशेंट, नॉन हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन, जब हमारे पास में ओपीडी के अंदर बच्चे आते हैं जिनके अंदर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए आप लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और उस ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी क्या होगी। यूजुअली कुछ लोग 5 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं हाई डोज एंटीबायोटिक का, स्पेसिफिकली एमोक्सिसिलिन का, और कुछ लोग 10 दिन की थेरेपी देते हैं। इसमें जो स्टडी में निकल कर आया है इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि यदि आप एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर रहे हो
तो 5 डेज़ की जो थेरेपी है, 5 डेज़ का कोर्स है, दैट इज़ एनफ। और यदि आप एमोक्सिसिलिन यूज़ कर रहे हो तो आपको 7 डेज़ का कोर्स इज़ एनफ। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। यानी ऐसे बच्चे जिनके अंदर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, नॉन हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन है, वहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो 7 डेज़ की सफिशिएंट है इफ़ वी आर यूजिंग एमोक्सिसिलिन, एंड इफ़ वी आर यूजिंग एजिथ्रोमाइसिन देन 5 डेज़ का कोर्स देना है हमें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, इसको मार्क कर लीजिएगा। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ MIS-C कंपेयर्ड विद सीवियर एक्यूट कोविड-19 इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। जब चिल्ड्रन और एडोलेसेंट आपके पास में प्रेजेंट करेगा तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये सीवियर एक्यूट कोविड-19 पेशेंट को हुआ है या MIS-C में पेशेंट लैंड अप कर गया है। बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग सिम्टम हैं दोनों के, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स ऐसे देखे गए हैं जिससे आप ये कह सकते हैं कि पेशेंट प्रोबेबली MIS-C का है। जैसे आपको ये याद रखना है कि मोस्ट पेशेंट्स विद सीवियर एक्यूट कोविड-19 उनमें सीवियर पल्मोनरी डिजीज़ थी बट कार्डियोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट यूजुअली नहीं था। हम लोग चिल्ड्रन और एडोलेसेंट की बात कर रहे हैं, जबकि जो MIS-C मल्टीपल इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन के पेशेंट थे उनके अंदर मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है एज द नेम सजेस्ट, एंड स्पेसिफिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, GI सिस्टम एंड म्यूकोक्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। और ये तो थे क्लिनिकल फीचर की बात। यदि हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, तो MIS-C के पेशेंट्स में आपको ज़्यादा लिम्फोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और C रिएक्टिव प्रोटीन टिपिकली 100 से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये क्लिनिकल फीचर और लेबोरेटरी फीचर है जिससे आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट अभी MIS-C में चल रहा है या एक्चुअल में ही इज़ ए पेशेंट ऑफ सीवियर एक्यूट कोविड-19। कार्डियोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट, GI इन्वॉल्वमेंट एंड म्यूकोक्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट MIS-C में ज़्यादा होता है बजाय सीवियर एक्यूट कोविड-19 के, और लेबोरेटरी फीचर्स में लिम्फोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड C रिएक्टिव प्रोटीन सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड मिलता है, दैट टू मोर देन 100 मिलीग्राम पर लीटर। देन एक ये आर्टिकल आया था, ये जस्ट मैंने इसलिए लिया है एक छोटा सा इसमें बात बताने के लिए कि जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर रेडियल हेड का सबलक्सेशन हो जाता है, यानी द फ्रैक्चर विच इन्वॉल्व्स रेडियल हेड सबलक्सेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्स मेड्स एल्बो बोलते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज नर्स मेड्स एल्बो। सो दैट इज एक्चुअली रेडियल हेड सबलक्सेशन इन चिल्ड्रन। जब हाथ पकड़ के लेके जाते हैं ना बच्चों को, एक हाथ पकड़ के कि खींचते हैं बच्चों को, तो फिर ये टिपिकली रेडियल हेड सबलक्सेशन मिलता है और इसीलिए इसको नर्स मेड्स एल्बो कहा जाता है। आर्टिकल जो था वो मैं बता देता हूँ एक लाइन में, क्यों ये आर्टिकल पब्लिश इसलिए हुआ है। इसमें जस्ट ये बताया गया है कि जब आप ये सस्पेक्ट करते हो किसी बच्चे को तो क्लिनिकल फीचर से, तो इसमें एक्सरे तक की भी ज़रूरत नहीं होती है आपको, इमेजिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इस आर्टिकल में ये उन्होंने बताया और होम बेस्ड ट्रीटमेंट इसका हो जाता है। देन एक ये आर्टिकल था कि जो यंग इन्फेंट्स हैं, इन्फेंट्स मतलब जो जस्ट बॉर्न बच्चे हैं अपने अप टू 1 ईयर, तो उनके अंदर यदि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो जाता है और वो एफेब्राइल है, तो उन बच्चों में इन्वेजिव बैक्टीरियल इलनेस होने के चांसेस कितने रहते हैं। तो ये देखा गया है कि जो बच्चे लेस देन 60 डेज़ के हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया उनमें हो गया है, बच्चा एफेब्राइल है, तो उनके अंदर एम्पिरिकल ओरल एंटीबायोटिक चालू करने से पहले हमें ब्लड कल्चर ले लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन बच्चों में कई बार एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होने के साथ साथ इन्वेजिव बैक्टीरियल इलनेस डेवलप हो जाती है। तो यदि हमारे पास ब्लड कल्चर है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया है, तो हम उसके हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे। तो इसमें 2 उन्होंने रिकमेंडेशन दिए। यदि बच्चा लेस देन 60 डेज़ का है विद AOM विद एफेब्राइल इलनेस, तो उसमें आपको
एम्पिरिकल ओरल एंटीबायोटिक चालू करने से पहले ब्लड कल्चर लेना है। और यदि बच्चा 61 डेज से 90 डेज़ की एज का है तो फिर आप ये डिपेंड करता है आपके क्लिनिकल सिनेरियो पे, आपको ब्लड कल्चर लेना है या नहीं लेना है। इवन यू कैन स्टार्ट योर एम्पिरिकल ओरल एंटीबायोटिक्स। देने की आर्टिकल है कि रिस्क ऑफ हेमेटोलॉजिक मैलिग्नेंसी फॉलोइंग एब्डोमिनोपेल्विक सीटी स्कैन। हमेशा ये चीज़ अभी इस बार कोविड टाइम में भी बहुत चली थी कि सीटी स्कैन से आयोनाइजिंग रेडिएशन का रिस्क रहता है, जितने भी हमारे एक्सरेज हैं उनसे रहता है। तो कितने होने चाहिए? हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आर्टिकल एक साउथ कोरियन कोहोर्ट स्टडी थी, उसमें यही इन्होंने देखा। काफ़ी लंबा फॉलोअप लिया इन्होंने, लगभग 8 साल का फॉलोअप किया इन्होंने, और 8 लाख पेशेंट्स थे अपेंडिसाइटिस के। तो उसमें इन्होंने ये देखा कि इन जो अपेंडिसाइटिस सस्पेक्टेड पेशेंट्स का जब एब्डोमिनोपेल्विक सीटी स्कैन कराया गया तो उनमें हेमेटोलॉजिक मैलिग्नेंसीज फ्यूचर में डेवलप होने के चांसेस कितने ज़्यादा थे। और वास्तव में ये देखा गया कि लगभग 8 लाख लोगों का जब अपेंडिसाइटिस के लिए एब्डोमिनोपेल्विक सीटी कराया गया तो उनमें ल्यूकीमिया के रिस्क बढ़ गए। और स्पेसिफिकली फाइंडिंग 15 साल से छोटे बच्चों में मिली। तो इसलिए इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि यूजुअली जब आपके पास में लेस देन 15 ईयर्स के बच्चे अपेंडिसाइटिस, सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस लेके आ रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि यूएसजी द्वारा ही हम उसको, अल्ट्रासोनोग्राफी से ही हम उसको डायग्नोज करें। बहुत ही यदि आपके पास में फाइंडिंग आ रही है, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आ रही है, तो फिर हमें सीटी स्कैन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सीटी स्कैन फ्यूचर रिस्क ऑफ ल्यूकीमिया बढ़ा देता है। फिर एक ये आर्टिकल है डिस्टल फोर आर्म का जो बकल फ्रैक्चर्स हैं, यानी टोरस फ्रैक्चर्स या बकल फ्रैक्चर्स ऑफ द डिस्टल रेडियस एंड अल्ना आर स्टेबल पीडियाट्रिक इंजरीज। और ये रिकमेंड किया गया कि इनके लिए आपको हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको स्प्लिंटिंग करके और होम बेस्ड मैनेजमेंट से इसको ट्रीटमेंट इनका दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बट था तो मैंने डाल दिया। उसमें सिंपल यदि ऑप्शंस में ये आ जाता है, आजकल कई बार इसका तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, होम बेस्ड मैनेजमेंट इज़ सफिशिएंट, स्प्लिंटिंग इज़ सफिशिएंट, इस तरह से यदि ऑप्शंस आते हैं तो आपको याद रखना है कि डिस्टल फोरआर्म के जो टोरस से बकल फ्रैक्चर्स होते हैं, यानी डिस्टल रेडियस के अल्ना के, वो स्टेबल पीडियाट्रिक फ्रैक्चर्स होते हैं और उनमें स्प्लिंटिंग और होम बेस्ड मैनेजमेंट से ट्रीटमेंट हो सकता है। इस वाले लेक्चर में आपको नई ड्रग्स कब मिलेगी तो अच्छा लगेगा आपको, बट ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रग आई है रोमिप्लोस्टिम। ये एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम के लिए यूएस एफडीए ने इसको अप्रूव किया है। रोमिप्लोस्टिम ये एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम के लिए है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर, ये मैं आपको एक बार डिक्टेट कर देता हूँ, यूएस एफडीए हैज़ अप्रूव्ड रोमिप्लोस्टिम फॉर प्रोजेनाइटर एंड स्टेम सेल सपोर्ट फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन including neonates with grade 3 or more than 3 hematologic toxicity, that is bone marrow failure, or with suspected or confirmed radiation exposure more than 2 gray. So treatment with romiplostim plus a myeloid cytokine यानी GCSF या GM-CSF or a biosimilar should be given as soon as possible, ideally less than 24 hours after radiation exposure. अब मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली चाहे नियोनेट हो, चाहे चिल्ड्रन हो, चाहे एडल्ट्स हो, उनको किसी भी वजह से रेडिएशन का एक्सपोजर दिया गया है और दैट रेडिएशन एक्सपोजर इज़ मोर देन और इक्वल टू 2 ग्रे, 2 ग्रे से ज़्यादा यदि रेडिएशन का एक्सपोजर दिया गया है और उनमें ग्रेड 3 हीमेटोलॉजिक टॉक्सिसिटी यानी बोन मेरो फेल्योर के चांसेस हैं, तो उनमें आपको रोमिप्लोस्टिम प्लस एक माइलोइड साइटोकाइन देना चाहिए। माइलोइड साइटोकाइन का मतलब है जो हम लोग रूटीनली भी अभी यूज़ कर रहे हैं, GCSF यानी ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर या ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर GM-CSF आपको यूज़ करना चाहिए। बट ये ट्रीटमेंट आपको विदिन 24 आवर, लेस देन 24 आवर आपको इनिशिएट कर देना चाहिए। तो कोई भी पूछे व्हाट इज़ रोमिप्लोस्टिम, तो दिस इज़ अ ड्रग फॉर एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम।
बेनाड्रिल एक बहुत कॉमन ड्रग है, बट आप देखिए इट कंटेन्स डाइफेनहाइड्रामिन। अभी हो क्या रहा है, जिस तरह से हमारे देश के अंदर लोग कफ सिरप ले जाके और बहुत उसका एडिक्शन हो रहा है, उसका यूज़ किया जा रहा है, एब्यूज़ किया जा रहा है, नॉट यूज़, उसी तरह से अदर कंट्रीज़ के अंदर भी ये एक ओवर द काउंटर ड्रग है और इसको लोग, इसमें जो डाइफेनहाइड्रामिन होता है उसको हेल्यूसिनेशंस को सीक करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि जो लोगों ने बेनाड्रिल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया उनके अंदर सीवियर एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी मिली, पेशेंट डिलीरियम में जा सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं, सीजर आ सकता है और कई केसेस में डेथ भी हो सकती है। तो बस इन्होंने ये रिकमेंड किया है यूएस एफडीए ने कि इसके बारे में देखा जाना चाहिए और इसको बैन किया जाना चाहिए डाइफेनहाइड्रामिन को, कि ये जो ट्रेंड चल रहा है इसको रोका जाए। तो आपसे बस इतना सा, एक इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि बेनाड्रिल कंटेन्स डाइफेनहाइड्रामिन और डाइफेनहाइड्रामिन का सब्सटेंस एब्यूज़ क्यों किया जाता है फॉर गेनिंग हेल्यूसिनेशंस एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, देन इट इज़ what are the risk involved, then it is severe anticholinergic toxicity जिसमें patient may end up into delirium, arrhythmias और seizures, even sometimes death। फिर एक GCS पे आर्टिकल था, एक कॉमन टॉपिक है इसलिए मैंने लिया है, ग्लासगो कोमा स्केल। GCS इज ग्लासगो कोमा स्केल। यूजुअली हम लोग ये मानते हैं कि जो माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्नोसिस इज़ वेरी गुड, जैसे GCS जिनका 13 to 15 है, इसका मैक्सिमम स्कोर 15 होता है। तो 13 to 15 के बीच में हम माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी सस्पेक्ट करते हैं और पेशेंट का प्रोग्नोसिस यूजुअली बेटर होता है। बट बच्चों के अंदर यदि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है और यदि क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, यानी कि CI/TBI एक उसको बोल देते हैं, तो दैट इज इफ दैट ब्रेन इंजरी इज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, तो उनमें यदि हम GCS निकालते हैं तो ये रिकमेंड किया गया है कि GCS उनका 14 या 14 से कम हो। उनका जो पॉइंट फिक्स किया गया है, जो थ्रेशोल्ड फिक्स किया गया है वो 14 है, यानी उस 14 या 14 से कम होते ही आपको पेशेंट को बच्चे को प्रॉपर न्यूरो इमेजिंग से इवेल्युएट करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको ये कह दें कि बच्चे का GCS 14 या 13 है तो न्यूरो इमेजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार बच्चे इतनी जल्दी सिंक करते हैं, इतनी जल्दी उनका GCS डिक्रीज़ होता है और फिर हमारे पास में टाइम नहीं होता है। तो प्रॉपर न्यूरो इमेजिंग इज़ रिकमेंडेड फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर हैविंग GCS 14 और लेस देन 14 आफ्टर हेड ट्रॉमा, ब्लंट हेड ट्रॉमा। तो ये आपको 14 का पॉइंट ध्यान रखना है। Then testing rates in patients at high risk for primary aldosteronism। अब देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हाइपरटेंशन के बहुत सारे पेशेंट है पूरी दुनिया के अंदर। ये आर्टिकल इसीलिए पब्लिश हुआ है कि प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन and is associated with higher rates of renal and cardiovascular morbidity when compared to patients with primary hypertension। ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो लेकिन हो क्या रहा है कि हम हर किसी पेशेंट को प्राइमरी हाइपरटेंशन लेबल कर देते हैं और हमारा सीरम एल्डोस्टेरोन कराने का जो थ्रेशोल्ड है क्लिनिशियंस का वो बहुत ज़्यादा है। हम लोग बहुत रिलक्टेंट हैं या इनर्शिया है हमारे अंदर सीरम एल्डोस्टेरोन का लेवल कराने के लिए। तो इन्होंने यही इस आर्टिकल के थ्रू बताने की कोशिश की है कि जब एक रिट्रोस्पेक्टिव ट्रायल के अंदर ये देखा गया, लगभग 2 लाख पेशेंट्स के अंदर ये ट्रायल की गई और उनमें ये देखा गया, तो प्राइमरी एल्डोस्टेरोन बहुत कॉमनली पाया गया। और यदि आप टाइम पे उसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से ट्रीट करते हैं तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है। जो प्राइमरी पैथोलॉजी है वो ये है। तो हमें जब भी हमारे पास कोई प्राइमरी हाइपरटेंशन का पेशेंट, हमारे पास हाइपरटेंशन का जब पेशेंट आता है, तो बिफोर लेबलिंग दैट पेशेंट एज प्राइमरी हाइपरटेंसिव और इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेज रूल आउट करने चाहिए और उसमें भी अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम हमें सीरम एल्डोस्टेरोन का लेवल करवाना चाहिए। तो ये इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन और उसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट।
देन एक ये आर्टिकल है रिकरेंस रेट इन स्पोरेडिक फियोक्रोमोसाइटोमास आफ्टर सर्जिकल रिमूवल। जो फियोक्रोमोसाइटोमास के पेशेंट्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। उससे पहले उसको सर्जरी करने से पहले किस तरह से बीपी को कंट्रोल किया जाता है वो आपको याद रखना है कि उसमें फेंटोलामिन देना है नहीं देना है, वो आपने पढ़ लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फियोक्रोमोसाइटोमा का, एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो उसका ये आर्टिकल जस्ट पब्लिश हुआ है कि फियोक्रोमोसाइटोमा का सर्जिकल रिमूवल करने के बाद में रिकरेंस रेट क्या है। तो यूजुअली स्पोरेडिक फियोक्रोमोसाइटोमा रिकर नहीं होता है, बट इस स्टडी में ये देखा गया है कि रिकर हुआ है और लगभग 4 साल के अंदर अंदर रिकर हुआ है, यानी 49 मंथ्स के अंदर। तो ये सजेस्ट किया गया है कि लॉन्ग टर्म फॉलोअप इन पेशेंट्स का ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आपने एक बार ऑपरेट किया, पेशेंट का बीपी सब कंट्रोल हो गया और अब आपको उसको परमानेंटली ये देंगे अब लाइफ टाइम आप फ्री हैं। आपको एवरी ईयरली फॉलोअप आप रखें या फिर उसको 2 साल का 3 साल का जो भी आप क्राइटेरिया सेट करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि रिकरेंस रेट्स होते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन आपके पास लाइन में आ सकता है कि स्पोरेडिक फियोक्रोमोसाइटोमा आफ्टर सर्जिकल रिमूवल डज नॉट रिकर, बट ऐसा नहीं है, रिकरेंस रेट्स हैं। देन एक आर्टिकल है ओवेरियन स्टिमुलेशन फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड ब्रेस्ट कैंसर रिस्क। ये भी एक बहुत कॉमन जो है आर्ग्यूमेंट चलता है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि जब भी हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए आईवीएफ टेक्निक्स के लिए जब हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, हार्मोन यूज़ करते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन, तो उसमें ऐसे पेशेंट्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। बट एक ये मेटा एनालिसिस किया गया है, बहुत बड़ा मेटा एनालिसिस है 20 ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ का 1990 से लेकर 2020 तक, कि जिन भी पेशेंट्स के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए हार्मोनल ड्रग्स यूज़ की गई, क्या उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा, तो ऐसा कहीं भी नहीं पाया गया। तो इस स्टडी से ये इन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इन ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए यूज़ करने पे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस नहीं बढ़ते हैं। फिर एक आर्टिकल है हार्मोन थेरेपी इन BRCA कैरियर्स हु हैव अंडरगॉन रिस्क रिड्यूसिंग साल्पिंजो ओफोरेक्टोमी। ऐसे BRCA कैरियर्स, BRCA 1 और 2 के कैरियर, BRCA पे जरूर आपके इस बार भी क्वेश्चन आया और आने के चांसेस रहते हैं, मैं पहले भी 2-3 आर्टिकल बता चुका हूँ, तो एक और ये आर्टिकल है। ऐसे BRCA 1 और BRCA 2 कैरियर्स जो अपना रिस्क रिडक्शन के लिए जिन्होंने बायलेटरल साल्पिंजो ओफोरेक्टोमी करवाई है, RRBSO सर्जरी बोलते हैं इसको, और उनमें जब क्योंकि बायलेटरल साल्पिंजो ओफोरेक्टोमी करा दी, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज उनके अंदर मेनोपॉजल सिम्टम्स डेवलप होंगे, तो उनमें मेनोपॉजल सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए आप हार्मोन थेरेपी यूज़ करोगे। और हार्मोन थेरेपी यूज़ करते हो तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हार्मोन थेरेपी की वजह से बढ़ जाता है। चाहे थोड़ा ही बढ़ा, लेकिन ये रिस्क बढ़ा हुआ मिला। 14% मिला हार्मोन थेरेपी ग्रुप में, 10% मिला नॉन हार्मोन थेरेपी ग्रुप में। तो इसलिए इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि फर्स्ट लाइन थेरेपी के रूप में वी हैव टू यूज़ नॉन हार्मोनल ऑप्शंस व्हेन पेशेंट्स ऑफ BRCA कैरियर्स आर अंडरगोइंग risk reducing bilateral salpingo oophorectomy, then we should use non-hormonal options for menopausal symptom and osteoporosis prevention. फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में आप हार्मोनल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। देन सेफ्टी ऑफ कंबाइंड लो डोज ओरल एस्ट्राडायोल और माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्ट्रॉन रेजिम्स। मेनोपॉजल वुमेन जिनके अंदर सीवियर सिम्टम्स होते हैं और जो हार्मोनल थेरेपी की तरफ जो हार्मोन थेरेपी को चूज़ करते हैं एज ए ट्रीटमेंट, तो ऐसा क्यों यूज़ किया जा रहा है, मतलब हार्मोन थेरेपी को क्यों चूज़ किया जा रहा है, उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एक तो दे कंटेन्स, जो रेजिम्स हैं वो दे कंटेन बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स, दे आर ईजी टू यूज़ एंड विल नॉट रिजल्ट इन वेट गेन और अदर एडवर्स इफेक्ट। तो इसमें ये देखा गया है, इन्होंने एक ओरल कैप्सूल बनाया है दैट कंटेन्स 1 मिलीग्राम 17 बीटा एस्ट्राडायोल दैट इज E2
combined with 100 milligram micronized progesterone, both are bioidentical, is effective and approved for the treatment of hot flashes, and it is also endometrial protective. तो मैं सिंपल एक लाइन में बताऊं तो मीनोपॉजल वीमेन के अंदर एक सिंगल कॉम्बिनेशन फॉर्म है, ओरल कैप्सूल है, जिसमें 1 मिलीग्राम 17 बीटा एस्ट्राडायोल है और 100 मिलीग्राम माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन है। ये हॉट फ्लैशेस के लिए बहुत अच्छी थेरेपी है और साथ में ये फ्यूचर में एंडोमेट्रियल प्रोटेक्टिव भी होती है। बैरिएट्रिक सर्जरी बहुत ज़्यादा चल रही है पूरी दुनिया के अंदर फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स। तो इसका सर्वाइवल बेनिफिट इन्होंने जो काफ़ी लगभग 1,75,000 पार्टिसिपेंट्स पे ट्रायल किया था, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी थी। तो ये देखा गया कि सर्वाइवल बेनिफिट कितने हैं। तो बैरिएट्रिक सर्जरी वाज एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डेथ एंड प्रोलॉन्ग्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी मीडियन गेन वो 6 ईयर्स। और स्पेसिफिकली जो पेशेंट जिनके अंदर डायबिटीज़ था उन पेशेंट्स के अंदर यदि बैरिएट्रिक सर्जरी की गई तो उनके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीडियन गेन वाज 9 ईयर, और जिनमें डायबिटीज़ नहीं था उनमें जब बैरिएट्रिक सर्जरी की गई तो मीडियन गेन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 5 ईयर्स। तो बहुत अच्छा खासा बेनिफिट बैरिएट्रिक सर्जरी से देखने को मिला। इसमें स्पेसिफिकली गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं या एडजस्टेबल गैस्ट्रिक मैंडिंग करते हैं या स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करते हैं, और तीनों के जो रिजल्ट्स थे वो सिमिलर थे। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कौन सी सर्जरी आपको करनी है। तो डज बैरिएट्रिक सर्जरी हैज़ सर्वाइवल बेनिफिट? यस, तो ये आपको याद रखना है। देन कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज एंड फार्माकोथेरेपी इन द मेंटेनेंस ऑफ वेट लॉस। इस बार का INI CET का क्वेश्चन था, वो इसी आर्टिकल से लिया गया था कि सस्टेन्ड वेट लॉस के लिए इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रग फॉर सस्टेन्ड वेट लॉस, जिसमें लिराग्लुटाइड वाज द ऑप्शन। और ये इस ट्रायल में प्रूव किया गया, ये इस स्टडी में प्रूव किया गया कि लिराग्लुटाइड अलॉन्ग विद एक्सरसाइज, लिराग्लुटाइड 3 मिलीग्राम पर डे सबक्यूटेनियसली, इट्स ए GLP-1 एगोनिस्ट, ये हम पहले बात कर चुके हैं। इट रिजल्टेड इन ग्रेटर वेट लॉस देन अदर इंटरवेंशन अलोन, और सस्टेन्ड वेट लॉस प्रोवाइड करती है। तो आपको एक्सरसाइज और लिराग्लुटाइड थेरेपी आपको लेनी है। ये आर्टिकल है टेरीपेराटाइड के बारे में। टेरीपेराटाइड एक ड्रग है जो आप पढ़ चुके होंगे, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, PTH एनालॉग है। तो ये जस्ट आर्टिकल इस चीज़ के लिए है कि जिन पेशेंट्स के अंदर टेरीपेराटाइड को यूज़ किया जा रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, तो क्या उन पेशेंट में ऑस्टियोसार्कोमा डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ गए हैं? बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। अब तक जितनी भी ट्रायल्स हुई है टेरीपेराटाइड की, उसमें इसको मैक्सिमम 2 ईयर्स तक के लिए यूज़ किया गया है। तो बस एक ही रिकमेंडेशन है टेरीपेराटाइड का कि जिन भी पेशेंट्स में आप यूज़ कर रहे हैं, इसके भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आता है, पेशेंट घर पे लगा सकता है, 28 दिन का एक स्लॉट रहता है इसका। तो बट किसी भी पेशेंट में इसको 2 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बस एक ही रिकमेंडेशन है, और ऑस्टियोसार्कोमा का कोई रिस्क इसमें नहीं देखा गया है अभी तक। ये कोविड पे थायराइड के बारे में आर्टिकल पब्लिश हुआ है, आ जाए यदि क्वेश्चन तो इसको भी आप कर सकते हैं सही। इसमें ये देखा गया कि कुछ पेशेंट्स में SARS-CoV-2 इन्फेक्शन होने के बाद में थायराइड लेवल, उनके थायराइड हार्मोन का जो लेवल था या प्रोफाइल था, थायराइड प्रोफाइल, वो गड़बड़ा गया और पेशेंट में थायरोटॉक्सिकोसिस देखने को मिला। इसका रीज़न था कि उन पेशेंट्स के अंदर सब एक्यूट थायरोइडाइटिस डेवलप हो गया था आफ्टर कोविड, जिसमें पेशेंट आपके पास में सिम्टम लेके आया नेक पेन का या टेंडर डिफ्यूज गोइटर का और ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस का। तो उनमें सब एक्यूट थायरोइडाइटिस डेवलप हो गया। बट जिस तरह से सब एक्यूट थायरोइडाइटिस किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद में डेवलप होता है नॉर्मली, किसी भी अदर वायरल इन्फेक्शन के बाद में, उसी तरह से इसका कोर्स SARS-CoV-2 में या कोविड में भी रहा, और पेशेंट को शॉर्ट कोर्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने के बाद में स्पॉन्टेनियसली वो रिकवर कर गया और पेशेंट यूथायरॉइड स्टेटस में आ गया। सब एक्यूट थायरोइडाइटिस यूजुअली लंबा नहीं चलता है, उसमें थायरोटॉक्सिक फेज़ होती है, देन यूथायरॉइड फेज़ होती है, और कई बार पेशेंट हाइपोथायरॉइड में चला जाता है, बट यूजुअली रिकवर कर जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि शॉर्ट कोर्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देके आप सब एक्यूट थायरोइडाइटिस को ट्रीट कर सकते हो। वेट एंड वॉच है, इसमें थायराइड रिप्लेसमेंट की या एंटी थायराइड ड्रग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ये एक आर्टिकल था। यूजुअल क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास में। हाइपोथायरॉयडिज्म आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। यूजुअली हाइपोथायरॉयडिज्म किसे बोलते हैं और सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म किसे बोलते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। TSH लेवल, यदि TSH का लेवल 10 से ज़्यादा आ जाता है तो हम उसे ओवर्ट हाइपोथायरॉयड बोलते हैं। यदि TSH लेस देन 10 है, 4.12 से 10 के बीच में, तो हम उसे सब एक्यूट तो उसे हम सब क्लिनिकल, नॉट सब एक्यूट, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो एक्चुअली ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि जो पेशेंट जिनके अंदर इनएडवर्टेंटली या गलती से या गलत तरीके से लिवोथायरोक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट कर दी गई हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए, जिनमें वास्तव में ज़रूरत नहीं थी, तो फिर उनको आप कैसे मैनेज करेंगे। पेशेंट आपके पास में आया, पेशेंट का TSH का लेवल लो चला गया है या नॉर्मल है, तो आपको पेशेंट जो भी ड्रग ले रहा है उसकी डोज को हाफ कर देना है फर्स्ट विजिट में। उसके बाद में 1 महीने बाद में आपको थायराइड का लेवल वापस कराना है, और यदि वो लेवल अभी भी नॉर्मल चल रहा है या लो चल रहा है तो आप उसकी ड्रग को बिल्कुल स्टॉप कर देंगे और पेशेंट को फर्दर फॉलोअप करते रहेंगे। आफ्टर एवरी 3 मंथ पेशेंट को आपको TSH का लेवल कराना है, और सबसे पहले तो बंद करने के बाद में 1 महीने बाद कराना है, और उसके बाद में एवरी 3 मंथ फॉलोअप रखना है। अगले 1 साल तक यदि पेशेंट का फॉलोअप में TSH लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहता है, देन पेशेंट इज़ नॉट हैविंग एनी हाइपोथायरॉयडिज्म एंड शी और ही डजेंट रिक्वायर एनी लिवोथायरोक्सिन रिप्लेसमेंट। ये इसका प्रोटोकॉल रहता है जो आपको याद रखना है। देन प्री ऑपरेटिव एस्ट्रोजन मैनेजमेंट इन ट्रांसजेंडर वीमेन। एक्चुअली जब भी आपकी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कोई भी ट्रांसजेंडर वुमेन करवा रही है, तो सिंपल सा आर्टिकल है, हमें पता है एस्ट्रोजन जो भी पेशेंट्स लेते हैं उनके अंदर, या जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं उनके अंदर एस्ट्रोजन कंटेनिंग, उनके अंदर वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये देखा गया है कि जब इनमें सेक्स असाइनमेंट रीअसाइनमेंट सर्जरीज़ की गई, SRS किया गया और एस्ट्रोजन थेरेपी को बहुत ज़्यादा लिया इन्होंने ट्रांसजेंडर वीमेन ने, तो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क बढ़ गए। तो इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि ट्रांसजेंडर वीमेन टू रिड्यूस देयर एस्ट्रोजन डोज टिपिकली टू 1 मिलीग्राम ऑफ ओरल एस्ट्राडायोल स्टार्टिंग 3 वीक्स प्रायर टू सर्जरी अंटिल हाई क्वालिटी। ठीक है, ये कोई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना आपको कि सर्जरी करवाने से 3 सप्ताह पहले, 3 वीक्स पहले उनको एस्ट्राडायोल, ओरल एस्ट्राडायोल चालू करना है, और वो 1 मिलीग्राम की डोज में चालू करना है, लो डोज में चालू करना है, ताकि उनका VT का रिस्क, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क कम रहे। ये यूनाइटेड स्टेट्स प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन है इस आर्टिकल में फॉर स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग के बारे में एक क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को लिया है। जस्ट 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, वो सुन लीजिए। ऑल इंडिविजुअल्स 18 ईयर्स और ओल्डर शुड बी इवेल्युएटेड फॉर हाइपरटेंशन विद कन्फर्मेशन बाई आउट ऑफ ऑफिस ब्लड प्रेशर्स, and annual evaluation is appropriate for adults 40 years and older or those with risk factor for hypertension, while less frequent assessment every 3 to 5 years is reasonable for younger adults with no risk factor and previously normal blood pressure। तो आपको 2 लाइन याद रखनी है कि यंगर एडल्ट्स के अंदर, जिनके अंदर किसी भी तरह की कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, उनमें आप एवरी 3 to 5 years का BP मेजरमेंट करेंगे, मॉनिटरिंग रखेंगे। और ऐसे 40 साल या उससे ऊपर के लोग जिनके अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है या नहीं है, बट एज इज़ 40 ईयर्स, 40 साल या 40 साल से ज़्यादा, उनके अंदर आपको एनुअल BP मेजरमेंट डेफिनेटली करना है। ये 2 रिकमेंडेशन है, ध्यान रखनी है। इसी तरह से लंग कैंसर स्क्रीनिंग के लिए भी रिकमेंडेशन दी है वही प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स ने। तो अब ये देखिए इस रिकमेंडेशन में क्या चेंज हुआ है, उस पर आपको ध्यान रखना है। ये ऑप्शंस आते ही अपना आंसर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना आपको। द रिकमेंडेड स्क्रीनिंग पॉपुलेशन टू एडल्ट्स एज 50 to 80 years old who are at high risk due to smoking history, at least a 20 pack year smoking history and are either current smokers or have quit within the past 15 years। अभी देखिए 2 चेंज किए गए हैं इस रिकमेंडेशन में, इसलिए मैंने ये आर्टिकल लिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले जो एज क्राइटेरिया था वो था 55 से 80 साल का,
और पैक ईयर हिस्ट्री थी 30 पैक ईयर्स की, यानी पहले जो एज ग्रुप था वो 55 से 80 का था और 30 पैक ईयर्स की हिस्ट्री थी। ये लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम की बात हम लोग कर रहे हैं। और अभी इस टास्क फोर्स ने जो 2 चेंजेस किए हैं, 55 से 80 की बजाय जो एज ग्रुप है वो 50 से 80 कर दिया है, और जो पैक ईयर की हिस्ट्री थी वो 30 की बजाय 20 की कर दी है, यानी थोड़ा और स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया की तरफ गए हैं। और साथ में करंट स्मोकर्स को या फिर जिन्होंने 15 साल के अंदर अंदर छोड़ी है उनको इन्होंने इंक्लूड किया है। जिसको स्मोकिंग छोड़े हुए 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनको इन्होंने स्क्रीनिंग प्रोग्राम में नहीं लिया, नहीं रिकमेंड किया है। तो ये अपन को याद रखना है। और ये क्यों ऐसा किया गया है कि इसमें एनुअल स्क्रीनिंग जो करते हैं वो सीटी स्कैन से करते हैं, ये लोग लो डोज सीटी स्कैन से करते हैं। तो इसलिए ये जो क्राइटेरिया ये आपको याद रखना है। ये एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद में स्क्रीनिंग मेमोग्राफी का क्या स्टेटस है। देखिए क्यों है, देखिए कई बार हम बिल्कुल कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद में स्पेसिफिकली जो मैसेंजर आरएनए वाली जो अपने मॉडर्ना की वैक्सीन है, फाइजर की वैक्सीन है, मैसेंजर आरएनए वाली जो वैक्सीन है यूएसए में लगाई जा रही है, उन वैक्सीन्स को लगाने के बाद में एक्सिलरी एंड सुप्राक्लेविकुलर एडिनोपैथी देखी गई। अब जब पेशेंट में आपने कोविड-19 वैक्सीनेशन किया हुआ है और उसमें एक्सिलरी और सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ एडिनोपैथी बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जब आप स्क्रीनिंग मेमोग्राफी करोगे फॉर ब्रेस्ट इमेजिंग तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार स्क्रीनिंग मेमोग्राफी हमने की और उसके अंदर पेशेंट को साथ में मान लो एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी दिखाई दे रही है, तो आप सोचोगे कि कहीं ना कहीं इसमें मैलिग्नेंसी के चांसेस हैं। तो क्या रिकमेंडेशन किया है कि इफ़ पॉसिबल एंड व्हेन इट डज नॉट अनड्यूली डिले केयर, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी शुड बी शेड्यूल्ड प्रायर टू द फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन और 4 to 6 वीक्स फॉलोइंग द सेकेंड डोज। तो बस ये एक लाइन आपको याद रखनी है कि जब आपको किसी भी पेशेंट की स्क्रीनिंग मेमोग्राफी प्लान कर रहे हैं तो यह तो कोविड-19 की डोज लगाने से पहले कर लें, और यह फिर जब दोनों डोज उसकी पूरी हो जाए और दोनों डोज के बाद में भी लगभग 4 से 6 सप्ताह बाद में आपको स्क्रीनिंग मेमोग्राफी करनी है, ताकि आपके इंटरप्रिटेशन में कन्फ्यूज़न ना हो। ये आपको याद रखना है। रिलेटिव बेनिफिट्स ऑफ ब्लड प्रेशर लोअरिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर इवेंट, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, डेफिनेटली इसको याद रख लें कि द प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड बेनिफिट्स फ्रॉम ए 10 mm Hg रिडक्शन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि केवल जो भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हो उनमें 10 mm Hg का सिस्टोलिक बीपी यदि रिड्यूस कर दिया जाए बाय एनी मीन, बाय डाइट, बाय एक्सरसाइज, बाय ड्रग्स, तो क्या बेनिफिट उसको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा मेटा एनालिसिस किया गया 48 ट्रायल पे, 48 रैंडमाइज ट्रायल्स पे का मेटा एनालिसिस है, और उसमें कितना मिला है वो देख लीजिए, डाटा देख लीजिए, डाटा याद रखना पड़ेगा कि फॉर एवरी 10 mm Hg रिडक्शन इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर द बेनिफिट वाज अ 26% रिलेटिव रिडक्शन इन रिस्क ऑफ स्ट्रोक, यानी स्ट्रोक के अंदर 26% का इंप्रूवमेंट रिडक्शन मिला, 16% रिलेटिव रिडक्शन इन रिस्क ऑफ कोरोनरी डिजीज एंड ए 26% रिलेटिव रिडक्शन इन रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। बस ये 3 डाटा आपको याद रखने हैं, 26, 16 और 26 का। स्ट्रोक का रिस्क रिडक्शन हुआ 26, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का हुआ 16% एंड हार्ट फेलियर को हुआ 26%। ये आपको याद रखना। देन एक ये आर्टिकल था जो क्लॉडिकेशन यानी पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ के अंदर जो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होता है उन पेशेंट्स में हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कराई जानी चाहिए या लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज कराई जानी चाहिए और क्या बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यूजुअली पहले जो रिकमेंडेशन था वो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज का था, लेकिन अब ये देखा गया है कि इन द लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज इंटरवेंशन इन PAD दैट इज लाइट ट्रायल हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज pays that induced moderate to severe ischemic leg symptoms, increased the 6 minute walk distance more than
लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज दैट इज पेस विदाउट इस्चेमिक लेग सिम्टम्स एट 12 मंथ्स। ऑब्वियसली ये हमारी फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है। इसमें बस ये देखा गया है कि पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के जो पेशेंट्स थे उनमें जब सिम्टम्स आने लग जाते हैं, चलने के बाद में क्लॉडिकेशन के सिम्टम आने लग जाते हैं और हम उनको उतनी ही एक्सरसाइज कराते हैं कि भाई उनको इस्चेमिक लेग सिम्टम्स ना आए, तो इसको तो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज बोलते हैं। और जब उनके अंदर सिम्टम आने लग जाएं तो उस एक्सरसाइज के लेवल को हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज बोलते हैं। तो लोग प्रिवेंट करते थे पहले, वो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज ही करवाते थे, लेकिन अब इसमें ये बताया गया है कि आप यदि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करवाते हो तो 1 साल बाद में उनका जो 6 मिनट वॉक डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। यानी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस अच्छी रहती है जो कर सकते हैं। दैट्स। तो नमस्कार, ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर बात करेंगे कुछ आर्टिकल्स की, और बस मेरा ये जो पार्ट है ये 10 तारीख तक पूरा हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपको वो बुक, क्योंकि वो बुक कंपाइलेशन फेज़ में चल रही है, उसको आधी अधूरी देने का कोई मतलब नहीं है। वो कंप्लीट बुक होते ही आप ये सारा जितना भी मैंने पढ़ा है ये सब उससे आप रिवाइज़ कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैं हर बार बताता हूँ ये लगभग 50 क्वेश्चंस आपके कवर कर लेगा। धन्यवाद।